ओके, बैक टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पोर्टफोलियो रिस्क टू सिक्योरिटी पोर्टफोलियो। अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है तो पहले पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल लेना अंडर ईच प्रोबेबिलिटी, और स्टैंडर्ड डेविएशन के नॉर्मल फॉर्मूले से पोर्टफोलियो का रिस्क निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी गई है, दोनों स्टॉक का वेट दिया है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, कोरिलेशन या कोवेरिएंस दिया है, तो उसको हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर्मूला अगर आपको कोरिलेशन दिया हो तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 इंटू आर इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। और अगर आपको कोवेरिएंस दिया है तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ कोरिलेशन की जगह कोवेरिएंस लिखना है। अंडर रूट x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 कोवेरिएंस बिटवीन 1 एंड 2, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कोरिलेशन दिया है या कोवेरिएंस दिया है। x1 x2 क्या है, दोनों स्टॉक का वेट। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, दोनों स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम दो आपको और शॉर्टकट फॉर्मूला बताएंगे। अगर कोरिलेशन 1 हो तो पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, तो हम खुद डिराइव करेंगे आज। आप भी करना मेरे साथ साथ। नीचे लिखा हुआ है व्हेन r इज इक्वल टू 1 यानी +1 लिखो लास्ट वाले बॉक्स में। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला था ना, अंडर रूट x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू, अब r की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो मैंने 1 नहीं लिखा, अगर आप चाहे तो इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जैसा कि मैंने कहा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए। इन सबको ध्यान से देखो इन नंबरों को क्या दिख रहा है। अगर मैं अज्यूम करूं कि x1 सिग्मा 1 इज इक्वल टू a और x2 सिग्मा 2 इज इक्वल टू b, तो आपको लगता नहीं कि ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है कि नहीं, 2ab, ये b हो गया। और अगर मैं याद करने के लिए बोलूं, याद करो जब वो अलजेब्रा की क्लासेस में आपको ये पढ़ाया जाता था तो आप बोलते थे a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा कुछ होता था। तो अब मैं वो अलजेब्रा की जो फीस हमने भरी थी आज वसूल हुई, ठीक है, जाकर उनको थैंक यू बोलना, क्योंकि उसकी वजह से पोर्टफोलियो का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया। हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट में x1 सिग्मा 1 प्लस x2 सिग्मा 2, मेरे साथ लिखते जाना है, टू द पावर 2। ये लॉजिक उसकी बता दी, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपने मैथ्स में इतना तो सीखा ही है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर का स्क्वायर हो तो स्क्वायर से बाहर लाने के लिए, स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए क्या हो जाएगा, वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग गणित में कमजोर है, अगर 2 स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा 2, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो 2 स्क्वायर का ये जो नंबर है वो आ गया स्क्वायर रूट के बाहर। तो अब हमारा आंसर हो गया x1 सिग्मा 1 प्लस x2 सिग्मा 2। ये हो गया शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर टू स्टॉक पोर्टफोलियो व्हेन r इज इक्वल टू 1, राइट। अगर इसको ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज द वेटेड एवरेज ये ना, W1 इंटू सिग्मा 1 प्लस W2 इंटू सिग्मा 2, वेटेड एवरेज रिस्क। ये एक इकलौता सिचुएशन है जहां पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क। यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन में r इज इक्वल टू +1 दिया हुआ है तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी खुद निकाला है कि अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x1 सिग्मा 1 प्लस x2 सिग्मा 2।
ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है व्हेन r इज इक्वल टू -1, व्हेन r इज इक्वल टू -1 तो अभी क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस साइन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं यहां पे तो ये माइनस हो जाएगा, -2 इंटू x1 x2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। ओके, फिर से ध्यान दो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab जैसा नहीं लग रहा है क्या, बोलो ना हाँ। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर। इस पूरे कैलकुलेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। a यहाँ पर है x1 सिग्मा 1 और b यहाँ पर है x2 सिग्मा 2। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस स्टेप से इस स्टेप पे पहुंचूंगा, अंडर रूट, आप भी लिखते रहना, ब्रैकेट x1 सिग्मा 1 माइनस x2 सिग्मा 2 स्क्वायर। जैसा कि अभी डिस्कस किया, अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, पावर 2 है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ही गायब हो जाएंगे। बचा क्या, x1 सिग्मा 1 माइनस x2 सिग्मा 2। अभी यहां पर आपको मैं एक नोट लिखवाऊंगा। ओके, नोट लिखना, नोट, अरे तुम आगे क्यों आ गए, नोट, नोट होगा स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नॉट बी नेगेटिव, स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां पे स्टूडेंट को क्या ध्यान रखना है, इवन इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव आंसर, क्योंकि माइनस साइन है ना, तो जब भी माइनस साइन बीच में रहेगा तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इवन इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव आंसर, कॉमा, just write the positive answer। तो -2 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो -2 कभी भी लिखकर नहीं आना एग्जाम में, उसको 2 ही लिखना है आपको, माइनस साइन हटा देना है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम नेगेटिव नहीं लिखते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही हम लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कांट बी नेगेटिव। तो एक दो बार मैंने क्लास में ट्राई किया स्टूडेंट के साथ, वो माइनस लिख कर आ जाता है, तो माइनस एग्जाम में मार्क्स भी माइनस में फिर जाएंगे। अभी देखना, एक नोट लिखना पड़ेगा आपको, नोटबुक में लिखने के लिए तैयार हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिस्क रिडक्शन। एक मैं आपको छोटा सा नोट लिखवाऊंगा, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिस्क रिडक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिस्क रिडक्शन। 2 कॉलम ड्रॉ करना, कोरिलेशन एंड रिस्क, कोरिलेशन एंड रिस्क। पहले लिखेंगे कोरिलेशन -1, -1 अगर कोरिलेशन है, रिस्क कैन बी रिड्यूस टू 0, रिस्क कैन बी रिड्यूस टू 0। अगर और लिखना है उसके आगे, विथ प्रॉपर वेट्स, विथ प्रॉपर वेट्स। तो ये वेट्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी हमारे टॉपिक का एक हिस्सा है, एक थोड़े समय के बाद पता चलेगा, या तो आज या फिर कल, कि कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए सिक्योरिटी 1 एंड सिक्योरिटी 2 में, ताकि आपका पोर्टफोलियो रिस्क 0 हो जाए विथ प्रॉपर वेट्स। अगर आपका पोर्टफोलियो कोरिलेशन बिटवीन -1 एंड +1 है, बिटवीन -1 एंड +1 है, it can be reduced but not to 0, can be reduced but not to 0, यानी रिस्क कम हो सकता है, वेटेड एवरेज से कम हो सकता है, कैन बी लेस देन वेटेड एवरेज बट नॉट टू 0। एंड अगर +1 है
तो कैन नॉट बी रिड्यूस टू 0, ब्रैकेट में लिखना इज इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क, इज इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क, इज इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क। और मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूले भी बताएं, ठीक है। एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर ले पोर्टफोलियो रिस्क का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी बोलना, हाँ, घर पे बैठे हो तो भी बोलते रहना। x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 x2 r सिग्मा 1 सिग्मा 2, अगर कोरिलेशन दिया है तो। अगर कोवेरिएंस दिया है तो x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू covariance of 1 and 2. And if r is equal to plus 1, sigma p is just x1 sigma 1 plus x2 sigma 2, and if r is equal to minus 1, sigma p equal to x1 sigma 1 minus x2 sigma 2. कैसा लगा? कोई दिक्कत है? नहीं। और जब हम इसको डिराइव करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद तो आपको और मजा आएगा। इन दोनों को तो डिराइव करके मैंने आपको दिखाया। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर पे आ जाना, नेक्स्ट पेज पे दिखेगा ऊपर। 12 नंबर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ 11th नंबर। हाँ, तो 11th नंबर क्वेश्चन हमने बुक में सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो। 11th नंबर, उसमें आपका स्टैंडर्ड स्टॉक ऑफ ए का रिटर्न आया था कुछ 15, जितना मुझे याद आ रहा है। बी का रिटर्न आया था 12 और पोर्टफोलियो का रिटर्न आया था 13.5। और उसी तरह उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 पॉइंट समथिंग था, 3 पॉइंट समथिंग था, 2 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। और हमने 50-50 वेट किया था, 50 ए में 50 बी में। डेटा वही यूज करना है, जो भी डेटा आपको लगेगा क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन 11 पे जाकर लेना है, इंक्लूडिंग सम विच यू रिक्वायर, ओके, लाइक 15%, 12%, ये सब। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे? यूजिंग द डेटा फ्रॉम द प्रीवियस, यूजिंग द डेटा फ्रॉम द प्रीवियस मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से कैलकुलेट कोवेरिएंस। कोवेरिएंस आपको पूछा है स्पेसिफिकली, एंड कोरिलेशन, and then compute return and risk, of all the following portfolios based on correlation covariance। तो अब उन्होंने क्या किया है कि वेट चेंज किया है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ए का वेट है 0.2, बी का वेट है 0.8, दूसरे में 0.7, 0.3 और तीसरे में 0.5। तीसरे को जरा टिक कीजिए, उसमें आपने क्या देखा कि वेट 0.5 है। तो आपको लगता नहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन 11 में भी वेट 0.5 था। क्वेश्चन 11 को हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले से सॉल्व किया था। क्वेश्चन 12 को हम कोरिलेशन या कोवेरिएंस के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो दोनों सेम आ रहा है, इसलिए कुछ देर के लिए तो आपको एक मन में शांति मिलेगी कि हाँ, ये जो फॉर्मूला सर ने बताया वो सही है, राइट। तो कितनी बार सॉल्व करना है हमें इस क्वेश्चन को? हमें इस क्वेश्चन को पहले कोरिलेशन और कोवेरिएंस निकालने के बाद 3 बार सॉल्व करना है अलग अलग वेट के साथ, राइट। इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है? आप आसपास कहीं लिख के रखो, आरटीपी। यानी क्वेश्चन 11 और 12 एक्चुअली एक ही क्वेश्चन आया था, उसको हमने समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपका बहुत टाइम जाएगा, अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो। स्टार्ट, नोटबुक में लिखना क्योंकि वहां जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर, कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस, और बुक में भी मार्क कर दो नोटबुक नंबर, पेज नंबर। कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस। कोवेरिएंस अभी हमें देखना है कि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज दी है या पास डेटा दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटीज दी है, तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालना पड़ता है? एक तो आपको RA माइनस RA बार निकालना पड़ेगा, एक RB माइनस RB बार निकालना पड़ेगा, दोनों डेविएशन।
और प्रोबेबिलिटी इनटू डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम मीन एंड डेविएशन ऑफ बी फ्रॉम मीन, ये निकालना होता है. सो दैट गिव्स मी कोवेरिएंस, राइट. तो नोटबुक में हम टोटल कितने 7 कॉलम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रिटर्न ऑफ ए एंड रिटर्न ऑफ बी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है क्वेश्चन 11 में, 15 और 12. तो 15 और 12 को वापस कैलकुलेट नहीं करना है. स्टार्ट. इकोनॉमिक क्लाइमेट, प्रोबेबिलिटी, आर ए, आर बी, आर ए माइनस आर ए बार, आर बी माइनस आर बी बार, पी इंटू आर ए माइनस आर ए बार इंटू आर बी माइनस आर बी बार. ओके, पहले आप काम करो, कॉलम नंबर्स लिख लो. कॉलम नंबर लिखने से कई बार काम इजी हो जाता है. 1 2 3 4 5 6, 7 को कैसे निकालना है, 2 इंटू 5 इंटू 6. देख रहे हो प्रेजेंटेशन, एक एक लाइन छोड़ के लिखो. रिसेशन 1 लाइन ब्लैंक, स्टेबल 1 लाइन ब्लैंक, एक्सपांशन. नोटबुक अच्छे से बनाना है. एग्जाम के एक दिन पहले ये नोटबुक को पूरी तरह से रिवाइज करना है. काफ़ी हद तक आपका काम हो जाएगा क्योंकि हम सब कुछ कवर करने वाले हैं. ओके, अभी पहले 4 कॉलम कॉपी कर लो. कहाँ से कॉपी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से. क्वेश्चन नंबर 11 पे आप जाओगे तो चारों कॉलम आपको कॉपी करने का मौका मिल रहा है. इज इट राइट? अब आपको मैं बोलूँगा कैलकुलेशन स्टार्ट करना. आर ए माइनस आर ए बार, आर ए माइनस 15, क्योंकि ए का जो एवरेज रिटर्न था वो 15 था. ओके, तो ये है ए और ये है 15, तो 10 माइनस 15, कैलकुलेटर के बिना बताओ, -5. 14 माइनस 15 -1, कैलकुलेटर के बिना. 20 माइनस 15 5. ठीक है, अभी आर बी माइनस आर बी बार कैसे करना है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आर बी माइनस 12. इसलिए मैंने कहा एक एक लाइन ब्लैंक रख के करो, कुछ कुछ लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं. ये हो गया मेरा आर बी 6, 6 माइनस 12 -6, 15 माइनस 12 3, 11 माइनस 12 -1. ओके, एक बार मैं ऑल क्लियर करता हूँ. और 3 नंबर अभी आपको मल्टीप्लाई करने हैं. 0.2 इंटू 0.5 नेगेटिव इंटू -6, दोनों नेगेटिव है तो फाइनल आंसर प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. ये हो गया 6, स्टेबल -1.5, ठीक है ना, और ये हो गया -1.5. तो 6 -1.5 -1.5, फाइनल टोटल आएगा 3. ये 3 हो गया कोवेरिएंस. 3 हो गया कोवेरिएंस. कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी, कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू समेशन. एग्जाम में कैसे लिखना है, पहले टेबल बनाना और नीचे में जो भी कैलकुलेशन आप दिखा रहे हो वो उसका फॉर्मूला और उसका फाइनल आंसर. P इंटू आर ए माइनस आर ए बार इंटू आर बी माइनस आर बी बार इज इक्वल टू 3. इसको और थोड़ा परफेक्शन करना है तो परसेंटेज स्क्वायर. ठीक है, वैसे सीए के एग्जाम में 3 भी लिखने पे पूरे मार्क्स दे रहे हैं अभी वो. अब हम क्या करेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे. कोरिलेशन का फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन और ऑफ ए एंड बी ऑलरेडी 11th नंबर क्वेश्चन में आ गया है. अभी अभी आपने कोवेरिएंस निकाला, तो कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ द 2 स्टॉक्स ए एंड बी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी. कोवेरिएंस अभी हमने कैलकुलेट किया है 3, और क्वेश्चन 11 में आपने 3.61 इंटू 3.46, ये दो आपको क्वेश्चन 11 में मिल जाएंगे. ठीक है, यहां पर कोरिलेशन का साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि कोवेरिएंस पॉजिटिव है, तो फाइनल आंसर आ रहा है 0.24. ठीक है, कोरिलेशन हो गया 0.24. तो अगर पहला क्वेश्चन था कंप्यूट कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस, अब आपको 3 पोर्टफोलियो नीचे दिए गए हैं अलग अलग वेट के साथ, उनका रिस्क और उनका रिटर्न निकालना है. पोर्टफोलियो का रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न. पोर्टफोलियो का रिस्क के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पोर्टफोलियो रिस्क इज नॉट वेटेड एवरेज रिस्क.
ठीक है, अब लिखना यहां से स्टार्ट करना, केस वन a इज इक्वल टू 0.2 कॉमा b इज इक्वल टू 0.8, ये हो गया वेट्स। नीचे लिखना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो रिटर्न हम कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज रिटर्न, सिक्योरिटी रिटर्न वेट, वेटेड रिटर्न, वेटेड रिटर्न मतलब वेट इनटू रिटर्न। सिक्योरिटी दिया हुआ है ए और बी, रिटर्न हमने स्टेप नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 11 में कैलकुलेट किया था 15%, 12%। क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है अभी 0.2, 0.8, मल्टीप्लाई इक्वल टू मेमोरी प्लस 3, 9.6, टोटल 12.6%। ये हो गया पोर्टफोलियो रिटर्न। सपोज एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है, ओके, तो आप सीधा सीधे लिख सकते हैं कि पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू, ऐसे एग्जाम में टाइम नहीं रहता है ना, तो 0.2 इंटू 15 प्लस 0.8 इंटू 12 इक्वल टू 12.6%। इसमें टाइम तो आपका बहुत सेव हो गया, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा वीक है, तो आपको बैलेंस करना, टाइम रहे तो इस तरह से, टाइम नहीं रहे तो इस तरह से। कम से कम 12.6% लिखेंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे। अब उन्होंने पूछा है कि इस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, यूजिंग कोरिलेशन कोवेरिएंस। यानी इस बार मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे को उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ओके, सिग्मा पी इज इक्वल टू, लिखो सिग्मा पी इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, अंडर रूट x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 r सिग्मा 1 सिग्मा 2। ओके, अब मैं आपको डेटा लिखना सिखाता हूं। एक्चुअली हमने लिखते समय यहाँ पे r सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिखा है, बेटर होगा हम कोवेरिएंस बिटवीन 1 एंड 2 लिख दें, क्योंकि कोवेरिएंस लिखेंगे तो हमें सिर्फ एक नंबर ही लिखना पड़ेगा, कोरिलेशन लिखेंगे तो टोटल 3 नंबर वहां पे लिखने पड़ते हैं, टाइम बचता है। तो आप एक काम करो, r सिग्मा 1 सिग्मा 2 के जगह कोवेरिएंस इनटू ब्रैकेट 1,2 लिख दो, ठीक है, क्योंकि हम कोवेरिएंस अगर मेरे पास है तो कोरिलेशन नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन कम होता है, टाइम बचता है, दैट इज द रीजन, आंसर वही आने वाला है। लिखो अंडर रूट 0.2 स्क्वायर इंटू 13। सर ये 13 कहां से आया, ये तो बड़ी गलत बात है, आप कुछ भी लिख देते हैं। 13 मतलब ये, जो आप क्वेश्चन नंबर 11 पे जाओ, वहां पर आप देखना सिग्मा ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट के पहले ये फिगर 13 था, बाद में आपने सिग्मा ए निकालने के लिए 13 का स्क्वायर रूट लिया, बराबर। तो अगर मैं 13 के स्क्वायर रूट के फिगर को वापस स्क्वायर करूंगा तो ओरिजिनल फिगर आ जाएगा, बोलो ना, तो क्या इजी रहेगा, डायरेक्टली वेरिएंस लिखना, सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब वेरिएंस ओनली, स्क्वायर रूट के पहले वाला फिगर, वो फिगर मेरे पास ऑलरेडी था क्वेश्चन नंबर 11 में, देखना आप टोटल। तो इसलिए हमने कभी कभी इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए। वैसे अगर आपको 3.61 स्क्वायर वगैरह कुछ लिखने की बहुत ही दिली इच्छा हो रही है तो लिख सकते हैं, घूम फिर के 13 पे ही पहुंचेंगे। प्लस 0.8 स्क्वायर इंटू 12 भी वही है, सिग्मा 2 स्क्वायर मतलब वेरिएंस, स्क्वायर रूट के पहले वाला नंबर 12 प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8, और ये हमारा कोवेरिएंस है, r सिग्मा 1 सिग्मा 2 यानी कोवेरिएंस 3। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? करो, स्क्वायर रूट ले लो, आंसर बोलो, 5 सेकेंड में वेट करूंगा। आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी 3.03%। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज 3.03%। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो नोटबुक में,
हल्का सा ऐसा बीच में, ताकि आपको पता चले अभी केस चेंज होने वाला है। केस 2, नीचे लिखो केस A इज इक्वल टू 0.7, B इज इक्वल टू 0.3। उसमें दो कैलकुलेशन करने हैं। लिखना 0.1 एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, सिक्योरिटी रिटर्न वेट इनटू रिटर्न। सिक्योरिटी ए बी, रिटर्न 15%, 12%, वेट 0.7, 0.3, मल्टीप्लाई 10.5, 3.6, टोटल 14.1%। तो इस पोर्टफोलियो का रिटर्न आएगा 14.1%। और इसके नीचे लिखना पोर्टफोलियो रिस्क सिग्मा पी इक्वल टू अंडर रूट बड़ा सा अंडर रूट 0.7 स्क्वायर इंटू वापस 13 का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, प्लस 0.3 स्क्वायर, वेट सिर्फ चेंज हो रहा है, इंटू 12 प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, ये हो गया वेट, और ये हो गया कोवेरिएंस इंटू 3। फॉर्मूला अब एक ही क्वेश्चन में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बचता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 चीज आपको ऐड करनी है। पहले इस नंबर को सॉल्व करो, 6.37 आएगा। इसको सॉल्व करो, 1.08 आएगा। फिर इसको सॉल्व करना, 1.26 आएगा। फिर इन तीनों को ऐड करके स्क्वायर रूट प्रेस कर दो। ठीक है, एग्जाम में कम से कम इतना तो लिख देना, 2.95%। 2.95% आ रहा है आपका आंसर। हर बार आप पाओगे कि आपका पोर्टफोलियो का रिस्क वेटेड एवरेज रिस्क से कम है। अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, केस 3। नीचे लिखो केस 3, A इज इक्वल टू 0.5, B इज इक्वल टू 0.5। अंडर दैट राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट पोर्टफोलियो रिटर्न। ऑलरेडी ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन 11 में, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं और प्रूफ करना चाहता हूं कि फॉर्मूला सही काम कर रहा है। तो पहले रिटर्न पूछा है तो लिख दो, ऑलरेडी हो चुका है रिटर्न 13.5%। सिक्योरिटी रिटर्न वेट इनटू रिटर्न, सिक्योरिटी ए बी, रिटर्न 15%, 12%, वेट 0.5, मल्टीप्लाई you'll get 7.5, 6, 13.5%। सेम आंसर आया। क्वेश्चन 11 में भी देखो, लास्ट कॉलम में 13.5% है। मेन हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम फॉर्मूले मेथड से पोर्टफोलियो रिस्क निकालेंगे और ये भी उतना ही आएगा जितना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आया था। तो आपको तसल्ली हो जाएगी। पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट 0.5 स्क्वायर इंटू 13 प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू 12 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3। प्लीज सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया, चेक करना। इसका आंसर आएगा 3.25, ये सेकेंड वाले का आंसर आएगा 3 और ये लास्ट वाले का आंसर आ रहा है 1.5। इनको टोटल करके स्क्वायर रूट प्रेस कर देना। तो द आंसर इज 2.78। द आंसर इज 2.78%। ओके, 2.78%। अब इसको मैच करो 11th नंबर वाले आंसर के साथ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने 11th नंबर सॉल्व किया था, वहां पर भी आंसर 2.71% था, और अभी फॉर्मूले से सॉल्व किया, यहां पर भी आंसर 2.78% है। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये मैथमेटिकली सही है, काम कर रहा है। कम से कम इतनी तो तसल्ली हुई। इज इट राइट? तो ये था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12। ओके,
आज आप एक होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 को बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सॉल्व करना है या 11 की तरह सॉल्व करना है, जैसा आपको ठीक लगे। ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही करना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ दूं पहले आपके लिए। क्वेश्चन 13 क्या है, क्योंकि इसमें मुझे और कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है मेरे लिए, तो आप जब भी आपको टाइम मिले इसको सॉल्व कर लेना। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट स्टेट एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी ए एंड एस इन द फॉलोइंग स्टेट्स। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह स्टेट ऑफ इकोनॉमी दिया हुआ, रिसेशन, नॉर्मल, बूम, प्रोबेबिलिटी, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए। अब सिर्फ यहाँ पे ये करना, इन्होंने -0.15 दिया है, तो आप इसको आंसर लिखते समय -15%। ये 0.20 दिया है सिक्योरिटी ए, आप इसको आंसर में 20% लिखना, नहीं तो पॉइंट में फिगर बहुत छोटा होता जाएगा। ये 0.60 दिया हुआ है, आप इसको 60% लिख देना, ठीक है। उसी तरह बी के लिए आप क्या करना, 20% लेना, 30% लेना और 40% लेना। क्वेश्चन 13 में एक्सप्लेन कर रहा हूं, 2 लाइन और बची है। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस टू सिक्योरिटीज। कर पाएंगे। सपोज एन इन्वेस्टर हैज ₹20,000 टू इन्वेस्ट, he invests ₹15,000 in A and balance in security S. What will be the expected return and the standard deviation of the portfolio? तो यहां पर वेट ऑफ ए होगा 15,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया है ए में आउट ऑफ 20,000, तो सिर्फ इस बार वेट चेंज किया है इन्होंने। ए का वेट होगा 0.75 एंड वेट ऑफ बी होगा 0.25। हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था 0.5 वेट लेकर, आपको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन ए का वेट 0.75 और बी का वेट 0.25 लेकर करना है। तो ये आपका हो गया होमवर्क, खुद ही करो, खुद ही खुश रहो, ठीक है। बिल्कुल सेम जैसा 11 नंबर किया, मैंने फॉर्मेट भी बनाया आपकी बुक में, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करके उस फॉर्मेट को आज कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 14. A is presently concerned with the investment of ₹1 lakh. She has 2 securities S1 and S2 for this purpose. एक इन्वेस्टर है मिस ए, उसके पास 1 लाख रुपए है और उसको S1 या S2 या दोनों में इन्वेस्ट करना है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, S1 S2 एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, 20%, स्टैंडर्ड डेविएशन S1 का 10%, S2 का 18%। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R बिटवीन S1 एंड S2 इज 0.15। अब ये अच्छी बात है कि इन्होंने कोरिलेशन निकाल के आपको दे दिया है 0.15, पॉजिटिव 0.15 दिख रहा है हमें। She has decided to consider only 5 portfolio of S1 and S2 as follows. तो इसके सामने 5 ऑप्शन है। एक है कि ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S1, पूरा पैसा S1 में लगा दो। दूसरा है 50% इन S1 एंड S2, 50-50। तीसरा है 75% इन S1 एंड 25% इन S2। चौथा है 25 इन S1, 75 इन S2 और पांचवा ऑल फंड्स इन S2। 4 क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर डिफरेंट पोर्टफोलियोज। कितने पोर्टफोलियो भाई इस क्वेश्चन में? 5, ठीक है। ये 5 पोर्टफोलियो है और इनका आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ S1 इंटू वेट ऑफ S1 प्लस रिटर्न ऑफ S2 इंटू वेट ऑफ S2, ठीक है। करेंगे थोड़ी देर में इस टेबल से। दूसरा क्वेश्चन है, रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद दिस पोर्टफोलियो। रिस्क फैक्टर मीन्स आपको इन 5 पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। 1 और 5 का कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 1 और 5 का कैलकुलेशन की जरूरत क्यों नहीं है?
1 में सारा पैसा S1 में इन्वेस्टेड है, तो जो S1 का स्टैंडर्ड डेविएशन है वही पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है। पांचवें के केस में सारा पैसा S2 में इन्वेस्ट किया है, तो जो S2 का स्टैंडर्ड डेविएशन है वही पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो बेसिकली हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोर्टफोलियो के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की जहमत उठानी होगी, कोशिश करनी होगी। ओके, पॉइंट 3, विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क। विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क, जहां पे सबसे रिस्क कम हो, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम हो। और विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न, जहां पे रिटर्न सबसे ज्यादा हो, जहां पे रिटर्न सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच पोर्टफोलियो। हम एक ही टेबल में ये पांचों आंसर लिखेंगे, या 5 अलग अलग टेबल बनाना चाहते हैं आप? नहीं सर, हम एक ही में करेंगे। बहुत अच्छा, तो फॉर्मेट होगा कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, पहला कॉलम लिखना पोर्टफोलियो नंबर। हमारे बुक में 5 पोर्टफोलियो हैं, 1 2 3 4 5। फिर लिखना RS1 परसेंटेज। RS1 परसेंटेज मतलब रिटर्न ऑन स्टॉक 1। WS1 मतलब वेट ऑफ स्टॉक 1। RS2 परसेंटेज रिटर्न ऑफ स्टॉक 2। ओके, परसेंटेज लिख दो। WS2 का मतलब वेट ऑफ स्टॉक 2। एंड वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज मतलब जो पहला स्टॉक है उसका रिटर्न को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो दूसरा स्टॉक है उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से वेटेड एवरेज रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो पहले 1 2 3 4 5 लिख लो। रिटर्न ऑन स्टॉक 1 क्वेश्चन में देखना 12% दिया हुआ है, तो 12 12 5 बार। वेट चेंज होगा। फर्स्ट पोर्टफोलियो में वेट है 100% यानी 1। दूसरे में क्वेश्चन सामने रखना 0.5, 0.75, 0.25, और आखिरी वाले पोर्टफोलियो में 0 है क्योंकि सारा पैसा तो 2 में लगा रखा है। अब रिटर्न ऑन स्टॉक 2 क्वेश्चन देख के बोलो कितना है? 2020 एक यादगार साल 2020। ओके, और वेट कितना है? 0, 0.50, 0.25, 0.75 और यहाँ पे 1। अब आपको क्या करना है? पहला कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि पहले में S2 का वेट तो 0 है। जो भी पैसा आपने लगाया S1 में लगाया है, S1 का रिटर्न 12% है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न भी 12% ही होगा क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो और स्टॉक एक ही चीज है। अब आपको कैलकुलेट करना है 12 इंटू 0.5, 20 इंटू 0.5, टोटल कितना आया? 16। 12 इंटू 0.75 प्लस 20 इंटू 0.25, 14, फिर 18, और लास्ट वाला कैलकुलेट मत करो। जो भी S2 का जो वेट जो रिटर्न है वही आंसर यहाँ पे लिखना है। एक बार चेक कर लेना, 12, 16, 14, 18, 20। फाइनल आंसर 2 मार्क मिल गए। एक ही टेबल से आपका आंसर आ गया। और इसमें ध्यान रखना जो लास्ट वाला पोर्टफोलियो है उसमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न है, तो ये हमें चौथे क्वेश्चन के वक्त काम आएगा। विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न? द फिफ्थ पोर्टफोलियो, बिकॉज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हाईएस्ट। अब नेक्स्ट टेबल क्लोज करो, एक लाइन ब्लैंक रखो, फिर लिखो कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, केस 1। केस 1, all funds invested in S1, all funds invested in S1। यहां पर सिर्फ एक नोट से काम चल जाएगा। नोट पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू द रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी, क्योंकि एक ही स्टॉक में आपने पूरा पैसा डाल रखा है, तो जो इस पोर्टफोलियो का स्टॉक का रिस्क है
वही ये पोर्टफोलियो का भी रिस्क है, दैट इज 10%। पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू स्टॉक्स रिस्क इज इक्वल टू 10%। इतना लिख दो, बहुत है। फिर लिखना केस टू। केस टू क्या लिखेंगे? 50% ऑफ द फंड्स invested in both, 50% of the funds invested in both securities। ऐसा कर दो, 50% of funds invested in each security, invested in each security। अब आ जाइए केस टू लिखिए। केस टू का फॉर्मूला यूज करना होगा यहां पे, क्योंकि आपको कोरिलेशन भी दिया हुआ है और कोरिलेशन ना तो +1 है ना -1 है, इसलिए बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला की रिवीजन भी होते जाएगी, आप साथ साथ फॉर्मूला लिखो। सिग्मा पी, पी मतलब पोर्टफोलियो है यहाँ पे, सिग्मा पी इज इक्वल टू √ x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 इंटू r इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। ठीक है। पोर्टफोलियो का रिस्क 3 फैक्टर पे डिपेंडेंट है, वेट पे, स्टैंडर्ड डिविएशन पे और उनके बीच के कोरिलेशन पे। अब मैं आपको नंबर लिख के दूंगा, आप इसको सॉल्व करना। √0.5, वेट कितना है? 50% है, 0.5 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 क्वेश्चन में दिया हुआ देखो 10%, 10 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू कोरिलेशन दिया हुआ क्वेश्चन में देखो 0.15 इंटू 10 इंटू 18। एक बार नंबर सजा के लिख दिया आपने, उसके बाद कैलकुलेटर का जौहर दिखाना है आपको। ठीक है। 3 नंबर हम अंदर में देखते हैं, एक है 0.5 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन होगा 25, फिर इसका सेकेंड वाले का 81 और ये तीसरे फैक्टर का इतना बड़ा जो है उसका फाइनली आंसर आता है 13.5। चेक करना। ठीक है। और तीनों को ऐड करके स्क्वायर रूट करना तो आपका आंसर आएगा 10.93%। 10.93%। ये हो गया हमारा केस टू। केस टू हो गया, सबका आंसर आ गया 10.93। अब बिल्कुल मेरा वेट किए बिना आप केस 3 और केस 4 पे अपने आप जाइए। केस 3 क्या है? 75% ऑफ फंड्स इन S1 एंड 25% इन S2। 75% ऑफ फंड्स इन S1 एंड 25% इन S2। फॉर्मूला लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसी फॉर्मूले में सिर्फ वेट्स चेंज कर देना। सिग्मा पी इज इक्वल टू √0.75 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर प्लस 0.25 स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 18। सॉल्व करेंगे। दस सेकेंड का टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए। 3 नंबर है, पहले तीनों को एक एक करके सॉल्व कर लो और उसके बाद उनको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेना। तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो फिगर्स आ रहे हैं वह 56.25 प्लस 20.25 प्लस 10.125 कुछ ऐसा आ रहा है। जो भी हो फाइनल आंसर चेक करो। फाइनल आंसर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 9.31%। अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा अगर 31 की जगह 30 या 29 या 32 तक हो रहा है तो ठीक है, न तो फिर पता चलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन में भी डेविएशन आ रहा है। हो गया। अभी हम केस 4 सॉल्व करेंगे, साथ साथ लिखते रहना है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत प्रैक्टिस करें। केस 4, 25% ऑफ फंड्स इन S1 एंड 75% इन S2। वेट चेंज हो रहा है तो नीचे लिखना सिग्मा पी इक्वल टू √0.25% स्क्वायर
इंटू 10 स्क्वायर प्लस 0.75 स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 18। ठीक है, सॉल्व करना इत्मीनान से, गलती नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ चुके हैं, बोनस मार्क है। ठीक है, तो फाइनल आंसर देखना कितना आ रहा है, 14.09%। चेक करना, लगभग 14.09% आ रहा है। %14.09। सबने कैलकुलेट कर लिया, आराम से करो, पहले एक एक को सॉल्व करो तीनों को, और उसके बाद ऐड करके स्क्वायर रूट लेना है। 14.09%। और पांचवा केस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक नोट लिखना है, केस 5 लिखना। केस 5, केस 5 क्या है, ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2, ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2। तो यहां पे लिखेंगे रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, risk of portfolio is equal to the risk of security S2. Risk of portfolio is equal to the risk of security S2, that is 18%. That is 18%. Right? ये हमारा सेकेंड आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन है, which portfolio is the best for her from the point of view of risk। तो अभी आप 1 2 3 4 5 5 पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला हमने। ये 18 है, इसके पहले 14 पॉइंट समथिंग था, उसके पहले 9 पॉइंट समथिंग था, उसके पहले 10 पॉइंट समथिंग था, और उसके पहले 10% था, 5। तो जो सबसे कम है उसको चुनना है आपको। तो थर्ड पोर्टफोलियो का रिस्क सबसे कम है, थर्ड पोर्टफोलियो का रिस्क सबसे कम है कि नहीं, जरा देखते हैं। ये हो गया फोर्थ वाला, ये हो गया थर्ड 9.31, ये हो गया सेकेंड 10.93, और पहले वाला तो 10 है। तो आप एक नोट लिखना, आंसर 3 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क द थर्ड portfolio is the best for the investor. From the point of view of risk, comma, the third portfolio is the best for the investor because the standard deviation of the portfolio is lowest, because the standard deviation of the portfolio is lowest, because the standard deviation of the portfolio is lowest. ओके, एक और लिखना, आंसर 4 लास्ट पार्ट। आंसर 4 क्या है, विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न। तो इसका आंसर है फिफ्थ पोर्टफोलियो, क्योंकि वहां पे रिटर्न मैक्सिमम है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न लिखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न द फिफ्थ पोर्टफोलियो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न द फिफ्थ पोर्टफोलियो, दैट इज ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2, दैट इज ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन S2 is the best for her, is the best for her, is the best for her because, is the best for her because the expected return of the portfolio is higher, because the expected return of the portfolio is higher, is highest, because the expected return of the portfolio is highest, expected return of the portfolio is highest, right? So this was question number 14, market important. They sometimes ask you such questions. Okay, अभी हम एक क्वेश्चन नंबर
15 पे जाते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक उसके नीचे है सोर्स आरटीपी मैंने लिखा है, एन इन्वेस्टर होल्ड्स टू इक्विटी शेयर्स एक्स एंड वाई in equal proportion with the following risk and return characteristics। तो आपको क्वेश्चन में दो स्टॉक दिए गए हैं एक्स एंड वाई। एक्स का रिटर्न दिया हुआ है 24%, वाई दिया हुआ है 19%, सिग्मा एक्स दिया हुआ है 28% और सिग्मा वाई दिया हुआ है 23%। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द रिटर्न ऑफ दिस सिक्योरिटीज हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ 0.6, तो कोरिलेशन भी दिया हुआ 0.60। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। तो पहला क्वेश्चन जो भी आपने ऊपर किया 14 नंबर उसकी तरह ही है। फिर लिखा है एक और क्वेश्चन, फर्दर सपोज दैट द इन्वेस्टर वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क। फर्दर सपोज दैट द इन्वेस्टर वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क टू 15%। इन्वेस्टर चाहता है कि उसको पोर्टफोलियो का रिस्क 15% हो, रिवर्स वर्किंग करना है, रिस्क आपको 15 चाहिए। हाउ मच शुड बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बी टू ब्रिंग इन द पोर्टफोलियो रिस्क टू द डिजायर्ड लेवल। उसके लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, यानी आपको टारगेट रिस्क दिया हुआ है, आंसर चाहिए 15, टारगेट रिस्क 15, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए कि पोर्टफोलियो का रिस्क 15% आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ी बहुत आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आरटीपी में आया है। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सिक्योरिटी, रिटर्न, वेट, वेट इनटू रिटर्न, सिक्योरिटी एक्स वाई, रिटर्न 24%, 19%, वेट क्या दिया हुआ है इन्होंने, इक्वल प्रोपोर्शन। पहली लाइन में देखो इक्वल प्रोपोर्शन लिखा है, 0.5 0.5। सॉल्व करने की कोशिश करें, टोटल लेने की कोशिश करें। आंसर आएगा 21.5%। अब आपको लिखना है स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। अगर आपको कोरिलेशन दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर, सॉरी x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू r इंटू सिग्मा 1 इंटू x2 इंटू सिग्मा 2। ये इंटू इंटू का साइन नहीं लिखना, तो सिर्फ 2x1 x2 r सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2x1 x2 r सिग्मा 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अभी मैंने आपको इतनी मदद कर दी, आप मेरी मदद करो, वैल्यूज पुट करो, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पुट करो। अब चेक करो, 0.5 स्क्वायर इंटू 28 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू 23 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.6 इंटू 28 इंटू 3। सॉल्व करके बताएंगे, 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, पहले इसकी कैलकुलेशन कर लो, फिर इसकी कर लो, फिर इनका कर लो, फिर ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेना, चेक करना फाइनल आंसर 22.83%। ये सही होना चाहिए, 22.83%। तो अब तक जो आपने किया ये सिर्फ पिछले क्वेश्चन का एक रिपीटेशन था। अब आपसे उन्होंने एक सवाल पूछा है
कि अगर आपको पोर्टफोलियो रिस्क 15% चाहिए तो कोरिलेशन कितना होगा। ठीक है, पहले मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज 15%, व्हाट इज कोरिलेशन, मतलब इसी इक्वेशन में आपको ये दिया हुआ है, ये R दिख रहा है यहाँ पे R, ये फाइंड आउट करना। इक्वेशन सॉल्व करने से हो जाएगा। इस बार सिग्मा P15 लिखना है और R को आपको फाइंड आउट करना है। 30 सेकंड शुरू होते हैं अब, स्टार्ट। अपने से एक बार ट्राई करो, गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, इस बात की मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखना। जिन्होंने कर लिया चेक करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू reduce portfolio risk to 15%, to reduce the portfolio risk to 15%, to reduce the portfolio risk to 15%। तो ये हमारा इक्वेशन मैंने लिख दिया जैसा कि हमने डिस्कस किया था। 15 इज इक्वल टू अंडर रूट, अभी आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे, तो पहला जो नंबर है उसकी कैलकुलेशन 196 आई है, ये दूसरा कैलकुलेशन किया उसका 132.25 है। ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें R नहीं है, थर्ड पार्ट चेंज होगा, तो सिर्फ हम उतना ब्रैकेट के अंदर चेंज करके लिखेंगे, स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर चेंज करके लिखेंगे। 196 लिख दो, 132.25 लिख दो, यहाँ पे लिखना 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू R इंटू 28 इंटू 23। ओके, अब यहाँ पे R मिसिंग है और इधर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट से अगर आपको छुट्टी पानी हो तो क्या करेंगे। मैथ्स में क्या सिखाया गया, अगर ये स्क्वायर रूट हटाना हो तो क्या करेंगे, इक्वेशन में दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर तो हम ले सकते हैं आसानी से 225। इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और बचेगा क्या, इन दोनों का टोटल कर लो 328.25, इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा 322R, 322R, चेक कर लेना। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बोलो ना हाँ। तो यहाँ पर आपकी R की वैल्यू आएगी -0.321, -0.321। तो कितने लोगों ने सही किया, हाथ उठा दीजिए और अपनी पीठ ऐसे थपथपा लेना जिन्होंने सही किया। ठीक है, गलत किया तो एक ऐसे थप्पड़ लगा लेना। नाउ come to one small question number 85। क्वेश्चन नंबर 85 लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते जाओ, मिलेगा, सेल्फ प्रैक्टिस पार्ट में मिलेगा। ये क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में 2 बार आ चुका है, एटलीस्ट 2 बार लिखा हुआ है वहां पे। एक नवंबर 2006 लिखा हुआ है, नवंबर 2006, और एक बार मई 2008। ओके, क्वेश्चन की लेंथ देखकर स्टूडेंट घबरा सकता है और गलती कर सकता है, तो इसको आप जरूर से प्रैक्टिस करके जाना। बहुत डेटा है, कब किसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो कलाकारी है आपकी। Let us read this wonderful question number 85, जो कि सेल्फ प्रैक्टिस वाले हिस्से में दिया गया है। X कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड ऑन 1/4/2005, इन्वेस्टेड ऑन 1/4
2005 इन सर्टेन इक्विटी शेयर एज बिलो। तो इसने 2 कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किए, तो पोर्टफोलियो ऑफ 2 स्टॉक हो गया, नंबर ऑफ शेयर 1500, ये हो गया उसकी फेस वैल्यू, और ये कॉस्ट है 2 लाख एंड 1,50,000, यानी टोटल करूं तो 3.5 लाख रुपया उसने आज इन्वेस्ट किया था इस पोर्टफोलियो में। इन सितंबर 2005 10% डिविडेंड वाज पेड आउट बाय एम लिमिटेड। तो इस साल यानी 2005-2006 के दौरान आपको 10% डिविडेंड मिला है एम लिमिटेड में। एम लिमिटेड का फेस वैल्यू कितना है? 100 पे 10% 10 इंटू 1000, 10,000 रुपये डिविडेंड मिला है। इन अक्टूबर 2005 30% डिविडेंड वॉज पेड बाई एन। तो एन का फेस वैल्यू है 10 रुपया, इस पर आपको 3 रुपया मिलेगा डिविडेंड इंटू 500, 1500। एक बार सब क्लियर कर दें, इतना समझ में आ गया किस पे कितना डिविडेंड मिला है? एम पे 10,000 रुपये का डिविडेंड और एन पे 1,500 रुपये का डिविडेंड। उसके बाद लिखा है ऑन 31 मार्च 2006 मार्केट कोटेशन शोड अ वैल्यू ऑफ ₹220 एंड 290 पर शेयर फॉर एम एंड एन लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। तो एक साल के बाद एम की प्राइस हो गई है 220 पर शेयर और एन की प्राइस हो गई है 290 पर शेयर। ओके, तो हम उसकी टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। 1000 को मैं अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं और 500 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो हमें हमारी पोर्टफोलियो की एंडिंग वैल्यू मिल जाएगी। डिविडेंड मिल चुका है। अब ये अगले साल की कथा है, नेक्स्ट ईयर। ऑन 1/4/2006 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इंडिकेट point A that the dividends from M and N for the year ended 31st March 2007 are likely to be 20% and 35% respectively। तो अगले साल का एस्टिमेट क्या है कि M पे 20% डिविडेंड मिलेगा और N पे 35% डिविडेंड मिलेगा। तो हम डिविडेंड एस्टिमेट कर सकते हैं 100 रुपये के शेयर पे 20% यानी 20 रुपया इंटू 1000, 20,000 रुपये। एन के 10 रुपये पे आपको 35% मिलेगा, 3.5 इंटू 500। एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द मार्केट कोटेशन ऑन 31 मार्च 2007 आर एज फॉलोज। और ये उनकी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है। प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है पर शेयर, प्रोबेबिलिटी प्राइस है। तो हम एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल सकते हैं, कल एक क्वेश्चन में किया था। एक्सपेक्टेड प्राइस कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी इंटू शेयर प्राइस। प्रोबेबिलिटी इंटू शेयर प्राइस विल गिव मी एक्सपेक्टेड। तो 2006 का डेटा जो है वो 2005-06 का डेटा एक्चुअल फिगर पे बेस्ड है और 2006-07 आपको एस्टिमेट करना है डिविडेंड क्या होगा और प्राइस क्या होगी। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द एवरेज रिटर्न फॉर द पोर्टफोलियो फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। कितना रिटर्न आया? तो बहुत इजी है, जरा ध्यान से समझो। 2006 में हमने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया, ये हमें डिविडेंड मिला और ये शेयर प्राइस है। तो हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल सकते हैं। टोटल डिविडेंड प्लस टोटल कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। और अगले साल के लिए वही चीज हम एस्टिमेटेड बेसिस पे लिखेंगे, इसलिए उन्होंने लिखा यहाँ पे कंप्यूट द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 6-7 का हमें एस्टिमेट करना है। तो 6-7 के लिए जो हमारा जो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ दी गई है, ये ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी। ये डिविडेंड लेंगे और ये प्राइस लेंगे और इसके बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे अगले साल का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवाइस एक्स लिमिटेड ऑफ द कंपैरेटिव रिस्क इन द टू इन्वेस्टमेंट बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच केस। और आपको दोनों स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। दोनों स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है, प्राइस दी गई है, डिविडेंड दिया गया है। तो हमें देखना होगा कि एक्सपेक्टेड रिस्क दोनों स्टॉक में क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे काफ़ी लेंदी है लेकिन बहुत इजी है। पहले साल का और दूसरे साल का आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है और बाद में दोनों स्टॉक का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा।
तो लेट अस बिगिन दिस वंडरफुल क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, पहले क्या करो, पहले लिखो पोर्टफोलियो रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। पोर्टफोलियो रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 3 नंबर चाहिए। एक बार वापस बता दूं, एक तो हमें टोटल डिविडेंड चाहिए जो हम निकाल सकते हैं, दूसरा हमें एंड का वैल्यू चाहिए पोर्टफोलियो का, बिगिनिंग का वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया हमारा टोटल रिटर्न एंड डिवाइड बाय बिगिनिंग वैल्यू। एक बार मन में स्ट्रक्चर फिट हो गया कि मुझे ये चाहिए, अब उसको ढूंढना स्टार्ट करना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये बिगिनिंग वैल्यू निकाल रहा हूं जो हमारे फॉर्मूले में लगेगा 2 जगह पे। दूसरा हम एंड की वैल्यू निकाल लेंगे और डिविडेंड निकाल लेंगे, और ये फॉर्मूला यूज करके इस साल का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। यस और नो? तो लिखना स्टेप 1। अब केस 1 यानी पहला क्वेश्चन जो है उसमें स्टेप 1 लिखना पोर्टफोलियो वैल्यू एट द बिगिनिंग। पोर्टफोलियो वैल्यू एट द बिगिनिंग इज 2 लाख, 2 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000 3,50,000, करेक्ट। पोर्टफोलियो वैल्यू एट द एंड, स्टेप 2, पोर्टफोलियो वैल्यू एट द एंड। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, 31 मार्च 2006 के दिन जो 2 कंपनी, उनकी शेयर प्राइस 220 और 290 दी हुई है। तो पहले स्टॉक में आपने 1000 यूनिट खरीद रखा है, 1000 इंटू 220, 500 इंटू 290, 5,000, ये हमारा एंड वैल्यू हो गई। और इन दोनों स्टॉक पे आपको जो डिविडेंड मिला इस पीरियड में 2005-2006 में, वो भी लिखेंगे। तो स्टेप 3 हो जाएगा डिविडेंड फ्रॉम द पोर्टफोलियो। डिविडेंड फ्रॉम द पोर्टफोलियो, तो उसके लिए पहले स्टॉक में आपने 1000 यूनिट खरीदा है, 100 रुपया फेस वैल्यू है, 10% रेट है, तो ये पहले स्टॉक का डिविडेंड हो गया। प्लस दूसरे स्टॉक में 500 यूनिट खरीदा है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, 30% रेट है। सॉल्व करेंगे तो दोनों स्टॉक मिलाकर टोटल डिविडेंड कितना मिला, दोनों स्टॉक मिला के टोटल डिविडेंड मिला है आपको 11,500। तो लगता नहीं बहुत इजी है, 11,500 डिविडेंड हो गया, क्लोजिंग वैल्यू ओपनिंग वैल्यू डिवाइड बाय ओपनिंग वैल्यू। पहला आंसर समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट नीचे लिखना स्टेप 4 पोर्टफोलियो रिटर्न। स्टेप 4 पोर्टफोलियो रिटर्न, डिविडेंड प्लस पोर्टफोलियो वैल्यू एट द एंड माइनस पोर्टफोलियो वैल्यू एट द बिगिनिंग अपॉन पोर्टफोलियो वैल्यू एट द बिगिनिंग। फॉर्मूला लिखने से आपको बाद में भी ध्यान रहेगा कि हमने क्या किया है, और ऑफ कोर्स एग्जाम में आपको लिखने से फुल मार्क्स फिर मिलते हैं। तो ये तीनों नंबर अभी हमने स्टेप 1, 2, 3 में निकाला। डिविडेंड 11,500, क्लोजिंग वैल्यू 3,65,000, ओपनिंग वैल्यू 3,50,000 डिवाइड बाय ओपनिंग वैल्यू 3,50,000। आंसर आने के बाद इंटू 100 करना। वेट कर रहा हूं कि आपका आंसर आ जाए, जल्दी से आंसर बताएंगे। द आंसर इज 7.57%। 7.57%। बिल्कुल अब यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है अगले साल के लिए, लेकिन अगले साल के कैलकुलेशन में आपको एक एक्सपेक्टेड प्राइस भी निकालना होगा। ठीक है, केस 2 लिखना अभी, केस 2, क्योंकि अगले साल का एक फिक्स प्राइस नहीं दिया हुआ, प्राइस की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना होगा। प्यारे बच्चों केस 2 पोर्टफोलियो रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। पोर्टफोलियो रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। ठीक है, एक बार फिर मैं बता दूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक तो हमें बिगिनिंग वैल्यू चाहिए,
बिगिनिंग वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है। 31 मार्च 2006 का जो आपने अमाउंट निकाला था कुछ 3,65,000 बिगिनिंग हो गया। ठीक है, एक चाहिए आपको डिविडेंड जो आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में डिविडेंड का रेट दिया हुआ है। एक चाहिए आपको एंड वैल्यू। एंड वैल्यू के लिए आपको जो दो स्टॉक है एम और एन, हाँ इस बार तो वापस एक बार मैं रिपीट करूं, हमें क्या करना है, पहले बिगिनिंग वैल्यू निकालना, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डिविडेंड निकालना है, बहुत इजी है। एंड वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों स्टॉक की एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिए कि उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक बार ये सारे फिगर्स आ गए मेरे हाथ में तो वापस वही होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला लगाकर हम एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल सकते हैं अगले साल का। ठीक है, स्टार्ट। केस 2, पोर्टफोलियो रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2007। स्टेप 1, पोर्टफोलियो वैल्यू एट द बिगिनिंग। पोर्टफोलियो वैल्यू एट द बिगिनिंग लिखो ₹3,65,000 ब्रैकेट एस कैलकुलेटेड अबव, एस कैलकुलेटेड अबव। अब हमें एंड वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके पहले दोनों स्टॉक की हम एक्सपेक्टेड प्राइस निकालेंगे। स्टेप 2, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ एम लिमिटेड। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो एंड ऑफ द ईयर 3 प्राइसेस दी गई है विथ प्रोबेबिलिटीज। तो हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना है। तो जो भी प्राइसेस दी गई हैं 220, 250, 280, उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करना। स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ एम लिमिटेड इज इक्वल टू 220 इंटू 0.2 प्लस 250 इंटू 0.5 प्लस 280 इंटू 0.3। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 253 आएगा। चेक कर लेना, जो लोग कॉपी करते हैं उनके लिए क्वेश्चन। स्टेप 3, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ एन लिमिटेड। अपने से करो इसी तरह से, 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। 5 सेकेंड शुरू होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। आंसर, सो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ एन लिमिटेड होगा 290 इंटू 0.2 प्लस 310 इंटू 0.5 प्लस 330 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 312। हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये प्राइस आ गया तो पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी, क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुई है कहीं पे भी। तो स्टेप 4 में लिखेंगे पोर्टफोलियो वैल्यू एट द एंड। पोर्टफोलियो वैल्यू एट द एंड, क्वांटिटी कितनी थी याद है, 1000 और 500। तो नीचे लिखना 1000 इंटू 253 फॉर एम प्लस 500 इंटू 312 फॉर एन। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू एंड ऑफ द ईयर होगी 4,09,000। ये हो गया एंड ऑफ द ईयर वैल्यू। अब आपको डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड का एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट यूज करके डिविडेंड निकालेंगे। स्टेप 5, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। 10 सेकेंड टाइम दूंगा आपको। टोटल एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालना है। टोटल एक्सपेक्टेड डिविडेंड 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा। पहले स्टॉक ए या एम को देखते हैं। 1000 शेयर है, 100 रुपया फेस वैल्यू है, 20% डिविडेंड रेट है, प्लस दूसरा स्टॉक एन 500 शेयर है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, 35% डिविडेंड रेट है। सॉल्व करके बताना। ये आंसर लगभग आ रहा है 21,750। 21,750। तो अब मेरे पास D1, P1, P0 तीनों आ गया। तो स्टेप 6 क्या होगा आप खुद ही बता सकते हैं। स्टेप 6 होगा एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न। एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू
डिविडेंड प्लस पोर्टफोलियो वैल्यू एट द एंड माइनस पोर्टफोलियो वैल्यू एट द बिगिनिंग अपॉन पोर्टफोलियो वैल्यू एट द बिगिनिंग। तो सारे कैलकुलेशन रेडी हैं। 21,750 प्लस 4,09,000 माइनस 3,65,000 डिवाइड बाई 3,65,000। सॉल्व करना। कितना आया? 18.01%। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर हो गया। तीसरा आंसर में हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न का निकालना होता है, प्राइस का नहीं। कुछ कुछ बुक्स में क्या किया गया है, उन्होंने प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। हमें प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना है, हमें रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालेंगे? रिटर्न का। ओके, इंडिविजुअल स्टॉक का भी हम रिटर्न निकालेंगे और उसके रिटर्न का रिटर्न के स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालेंगे। चलिए अगला हेडिंग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम लिमिटेड। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम लिमिटेड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं? पहले स्टॉक का रिटर्न निकालते हैं और R माइनस आर बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी करते हैं, राइट। तो हमें क्वेश्चन में 3 प्रोबेबिलिटी दी गई है, उनके अगेंस्ट प्राइसेस दिए गए हैं, डिविडेंड दिया गया है। तो क्या हम रिटर्न निकाल सकते हैं? बोलो हाँ। इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। डिविडेंड दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड प्राइस एंड ऑफ द ईयर में, और प्राइस एट द बिगिनिंग दिया हुआ है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एक मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। लिखो प्रोबेबिलिटी रिटर्न परसेंटेज ब्रैकेट R, फॉर्मूला D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0, P इंटू R माइनस आर बार स्क्वायर इंटू P, R माइनस आर बार स्क्वायर इंटू P। प्रोबेबिलिटी देखो दिया हुआ है 0.2, 0.5, 0.3। डिविडेंड कितना मिलेगा आपको? ये एम लिमिटेड के शेयर पे 20 रुपया, 20% डिविडेंड है, 100 रुपया फेस वैल्यू है, प्लस और 0.2 प्रोबेबिलिटी पे शेयर प्राइस कितना दिया हुआ है? 220। बिगिनिंग प्राइस कितनी है? 220। ओके, फर्स्ट ईयर का एंड प्राइस सेकेंड ईयर के लिए बिगिनिंग प्राइस हो जाता है। फर्स्ट ईयर का एंड प्राइस सेकेंड ईयर के लिए बिगिनिंग प्राइस हो जाता है। बोलो ना हाँ। हाँ ठीक है, देख लो जरा। और उसके बाद सॉल्व करना 9.09%। उसी तरह प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 20 प्लस 0.5 पे शेयर प्राइस क्या दिया हुआ? 250। 250 माइनस 220 अपॉन 220। सॉल्व करना जरा। 22.73% आ रहा है। फिर प्रोबेबिलिटी 0.3 दी गई है, प्राइस 280 दिया हुआ है, तो 20 प्लस 280, बिगिनिंग प्राइस 220 लेना है आपको। 2006 के एंड में 220 दिया गया, 2007 में ये हो सकता है। ठीक है, सॉल्व करना तो 36.36% आ गया। प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी दिया तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालना है? प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न। सॉल्व करना तो प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न आएगा 0.2 इंटू 9.09, 1.82
0.5 इंटू 22.73 11.37, 0.3 इंटू 36.36 10.91, टोटल करना 24.10 24.10। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 24.10। हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है रिटर्न का, नहीं कि प्राइस का, ठीक है। तो ये रिटर्न है और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो ये हमारे फॉर्मूले में 9.09 माइनस 24.10 करेंगे पहले, स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी 0.2 करके बताओ पहला वाला कितना आ रहा है। पहला आ रहा है 45.06, ठीक है। फिर दूसरा ट्राई करो 22.73, ये नंबर माइनस 24.10 स्क्वायर इंटू 0.5, तो आपको 0.94 आ रहा है। फिर तीसरा ट्राई करो 36.36 माइनस 24.10 स्क्वायर इंटू 0.3 इक्वल टू 45.09 आ गया। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 91.09 आ गया। अब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 9.54%। ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, ब्रैकेट में लिखना सिग्मा एम। सिग्मा एम इज 9.54%, राइट। चेक कर लीजिए एवरीबॉडी। बिल्कुल इसी तरह से अभी आपको एन लिमिटेड का भी सॉल्व करना होगा। तो नीचे लिखना एक लास्ट वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एन लिमिटेड। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एन लिमिटेड, प्रोबेबिलिटी रिटर्न इन परसेंटेज आर, फॉर्मूला D1 प्लस P1 माइनस P0 P इंटू आर आर माइनस आर बार स्क्वायर इंटू P। एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखो। पहले लिखो प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.5, 0.3, 0.2, 0.5, 0.3। रिटर्न आपको निकालना है। ये जो स्टॉक एन है इस पे अगले साल 35% डिविडेंड मिलेगा, 10 रुपया फेस वैल्यू पे, यानी डिविडेंड मिलेगा आपको 3.5। प्राइस एट द एंड दिया हुआ है 290, 0.2 के सामने देखो एन कॉलम में 290 और बिगिनिंग प्राइस 290 है ऊपर पैराग्राफ में। बिगिनिंग प्राइस 290, 2006 का एंड प्राइस, 2007 का 6-7 का बिगिनिंग प्राइस डिवाइड बाय 290। सॉल्व करेंगे तो ये 1.21% आ रहा है। फिर से एक बार 0.5, 3.5 रुपया डिविडेंड यहाँ पे लॉक है। इस बार इन्होंने दिया है कि 0.5 प्रोबेबिलिटी 310 रुपये प्राइस। बिगिनिंग प्राइस हर बार 290 रहेगा एन के लिए, डिवाइड बाय 290, तो 8.1 आ गया। और नेक्स्ट 0.3 के सामने देखना डिविडेंड 3.5 ही रहेगा। शेयर प्राइस 330 दी हुई है, बिगिनिंग प्राइस 290 लेंगे, डिवाइड बाय 290। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करो, 15% आ गया। ओके, अब मेरा काम बहुत कम हो गया, अब आपका काम चालू होता है। पहले ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो। 0.2 इंटू 1.21 0.242, 0.5 इंटू 8.1 4.05, 0.3 इंटू 8 इंटू 15 4.5। प्लीज टेक द टोटल ऑफ P इंटू R। तो ये टोटल आ रहा है 8.792%। 8.792%। ये 8.792% क्या है? ये है R
एन बार, ठीक है, स्टैंडर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक एन, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक एन। अब इसको लेकर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। पहले 1.21 टाइप करो, माइनस 8.792 स्क्वायर करो इंटू इक्वल टू इंटू प्रोबेबिलिटी, यहां पर फिगर लिख दो। फिर उसी तरह 8.1 माइनस 8.792, 8.1 माइनस 8.792 स्क्वायर इंटू 0.5, ये 0.24 आ रहा है। फिर एक और बार 15 माइनस 8.792 स्क्वायर इंटू 0.3, चेक करना 11.56 आ रहा है। इन तीनों को टोटल करो, चेक करना 23.30 आ रहा है, दैट इज वेरिएंस। ये क्या है? ये वेरिएंस है, सिग्मा एन स्क्वायर है ये, और हमें सिग्मा एन चाहिए, तो नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा एन इज इक्वल टू, उसका स्क्वायर रूट ले लेना 4.83%, 4.83%। एक नोट लिखकर आंसर कंप्लीट करेंगे। द स्टैंडर्ड डिवीजन is calculated for the return of the stock, is calculated for the return of the stock and not for the इंस्टीट्यूट के आंसर में उन्होंने प्राइस के बेसिस पे स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला है, जबकि स्टॉक के रिटर्न का स्टैंडर्ड डिवीजन हम निकालते हैं एंड नॉट फॉर द प्राइस, राइट। तो ये क्वेश्चन आप अभी वापस प्रैक्टिस करना अपने से पूरा, विदाउट रेफरिंग द आंसर, ठीक है। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।